कि इस साल आप लोगों ने कुछ यादगार किया है, कुछ दमदार, जो आपको याद रहे कि हाँ भाई साल 2022 में हमने ऐसा किया था। आज से जब 30-32 साल बाद जब तुम बैठो बुढ़ा बुढ़िया होके किसी शहर के बाहर एक मकान में अपने, तो क्या सोचोगे? है तुम्हारे दिमाग में? मैंने तो सोच लिया भाई अपना। तुमने सोचा कुछ? कोई है मन में कोई विचार कुछ करने का, कुछ ठानने का? सूरज कह रहे हैं, किया है ना, आपका कोर्स खरीदने रहे भैया। सूरज का भी कोर्स से आगे भी बढ़ जाया करो, इससे भी आगे दुनिया है, हैं? अच्छा, बस फ्री का खाना खाया है। चलिए कुछ ना कुछ तो आपको हर साल नया करना चाहिए। अच्छा सुनो दोस्त, जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति समाप्त हो गई है, तो आप में से कितने बालक ऐसे हैं जिसने प्रीवियस सर की बुक उसके पास होगी, प्रीवियस सर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? कितने बालक ऐसे हैं आप लोगों में से? भाई आपकी जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई तो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने प्रीवियस सर की किताब उठाई और उसने सारे सवाल सॉल्व कर लिए? है कोई बालक ऐसा? ये बुक है एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज की, ठीक है। इसमें प्रीवियस सर के 8 क्वेश्चन। अगर मैं इसमें बात करूं ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसमें बहुत सारे सवाल हमने ट्रिग्नोमेट्री के दे रखे हैं, सारे प्रीवियस सर, 814 से 909 तक, ठीक है भाई। अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के देखें तो मैंने आपको त्रिकोणमिति के इसमें 700 सवाल दे रखे हैं, 700। इस 700 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तुमने? जरूर नहीं कि आपके पास ये बुक हो, आपके पास राकेश सर की बुक भी हो सकती है, आपके पास प्रीवियस सर की पीडीएफ भी हो सकती है। आपने करे? यार तुम लोग अपनी जिम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं निभाते हो, हैं? और चाहते हो कि सारा काम मैं ही कर दूं। खुद से कब करोगे तुम? आपको 2 दिन छुट्टी मिली थी आज, चलो आपकी तो सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, आपने क्या करा इन 3 दिन में? जबकि आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। अभी अभी ताजा ताजा चैप्टर पढ़ा है, अभी प्रैक्टिस कर लोगे, ज्यादा फायदा होगा। 10-12 दिन बाद भूलना शुरू हो जाओगे। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बिल्कुल भी, ये आपकी समस्या का कारण है। चलिए, अब इससे आगे हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसका एग्जाम में कभी कभार एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और आता है तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है। जैसे अभी सीजीएल का पेपर चल रहा है, अभी तक किसी शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका प्री का पेपर हो चाहे मींस का पेपर हो। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता था इससे। लेकिन बचपन में हमने जैसे पढ़ा था आज हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। अभी बचपन में बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करते थे, आज हम बस चित्र बनाएंगे और आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन चित्र में ही सॉल्व हो जाएगा, आगे लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको समझने से पहले आपको 2 चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहला, एलिवेशन एंगल। सबसे पहला मेरे प्यारे भाई, एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल हिंदी में हम लोग दोस्त इसको कहते हैं उन्नयन कोण। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण। क्या मतलब है एलिवेशन एंगल का? आप लोगों ने नाम सुना है? पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं भाई। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये आपकी आंख है, सुनो दोस्त, ये क्या है? ये आपकी आंख है। आप बोलोगे जी सर ये बहुत बढ़िया आंख है आपकी, ठीक है। और ये होगी आंख की सीध, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में बोलते हैं इसे क्षैतिज रेखा।
हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, आंख की सीध। ठीक, अब सुनो मेरे प्यारे भाई, जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो, है ना, जैसे भाई हमारे ऊपर ये एसी लगा हुआ, मैं इस एसी को देख रहा हूं यहां पर। ठीक है दोस्तों, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे देख रहा हूं। आप बोलोगे जी सर, तो आप इस ऑब्जेक्ट को मिलाओ और आंख को ये देखोगे इस प्रकार से। आप बोलोगे जी सर, तो आप इस ऑब्जेक्ट, इस एसी को देख रहे हो सपोज। ठीक है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपकी आंख की सीध है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो लाइन है, हम इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसे? लाइन ऑफ साइट। हिंदी में इसे दृश्य रेखा कह देते हैं। मैं इसका मतलब इसलिए लिखवा रहा हूं कि कभी कभी सवालों में ये टेक्निकल शब्द भी इस्तेमाल कर लेता है। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को और आंख को मिलाने वाली जो लाइन होती है, हम उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये हमारी आंख की सीध है, माथे के जस्ट सामने। तो अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है मेरे दोस्तों, थीटा, इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण हम इसे कहते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? हाइट एंड डिस्टेंस की एक ही शीट है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं मनीषा। ठीक है ना, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख की शीट से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, हम इसे एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, सेकंड मेरे प्यारे भाई, सेकंड कंसेप्ट है आपके सामने डिप्रेशन एंगल। अब डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अवनमन कोण। डिप्रेशन एंगल हिंदी में आप लोग इसे अवनमन कोण कहते हैं। डिप्रेशन एंगल आप जानते हैं भाई, ये सब तो बचपन में पढ़ाई होगा ना, 10th में। अच्छा, क्या कह रहे हो कि हमने तो सर 10th देखा ही नहीं क्या होता है? तो दोस्त, ये आपकी आंख है और ये होगी आंख की सीध, जिसे बोलते हैं अपन लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख की सीध से नीचे की तरफ देखते हो, जैसे मेरे सामने स्टूल रखा हुआ है अभी, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को आंख से नीचे की ओर देखते हो, तो भाई ये आंख और मैंने इस ऑब्जेक्ट को मिलाया, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भी अल्फा, हम इसे ही कहते हैं डिप्रेशन एंगल। तो ये है दोनों एंगल ही। एलिवेशन एंगल क्या है? बस किसी ऑब्जेक्ट को आंख की सीध से ऊपर की ओर देखा जाता है, डिप्रेशन एंगल में नीचे की ओर देखा जाता है। तो ये वाला एंगल मेरे प्यारे भाई अल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। ठीक है ना दोस्तों, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींचू, ध्यान सुनिएगा, सवाल में आपको डिप्रेशन एंगल दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व होगा भाई, अगर मैं अपनी मर्जी से यहां पे एक पैरेलल समांतर रेखा खींचू, किसके? मैंने इसके समांतर रेखा खींची, तो भाई ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही बनेगा। इनको हम अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं। सवाल में आपको ये एंगल दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। मेरे प्यारे भाई, ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल आते हैं वो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होते हैं ना, 45 45 90 30 60 90 15 75 90। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल को याद कर लो, इन्हीं को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, तो आपका 80% काम आसान हो गया कि नहीं? तो हम उन्हीं स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मेरे प्यारे भाई यहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा दोस्त। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, जिसमें ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हाइट एंड डिस्टेंस का सारा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल पे आते हैं। तो मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया 45 45 90। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा राइट एंगल बनाया है। इसके तीनों एंगल कितने हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो भाई ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हो गया आइसोसेलेस, समद्वि बाहु राइट एंगल है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं फर्स्ट केस दिखा रहा हूं, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है।
क्योंकि इसके दो एंगल बराबर हैं तो इसके सामने के दोनों साइड भी बराबर होंगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होंगी। भाई 45 डिग्री के सामने अगर मैं इस साइड को 1 यूनिट मानता हूं अपनी मर्जी से, कि माना ये वाली साइड 1 यूनिट है, तो भाई ये साइड भी आपकी 1 यूनिट होगी। क्लियर है? दो एंगल बराबर तो दो भुजाएं बराबर होती, ये साइड 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको समझाइए, पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने कितना आएगा, तो 90 डिग्री के सामने √1² + 1² यानी कि √2, तो हाइपोटीनस आ जाएगा √2 यूनिट। तो यानी कि ये स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 45 45 90 है तो उसकी साइड्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे वो फिक्स होता है। साइड का रेशियो कितना होगा, 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी, √2 होगी। तो साइड का जो रेशियो होगा वो 1:1:√2 होगा। बात समझे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में, ठीक है ना। प्रैक्टिस निलेश। तो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की एंगल 45 45 90 है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 1:1:√2 के रेशियो में होगी। अब देखिए इस पे सवाल कैसा है, जैसे मैं आपसे ये पूछूं, यहीं पे पूछ लेता हूं वरना आगे तुम भूल जाओगे ना, इतनी तेज दिमाग नहीं है आप लोगों में। ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री का है, ये साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ ये वाली साइड कितनी होगी, जवाब दो, ये वाली साइड कितनी होगी, करो जल्दी से, ये साइड कितनी होगी। हाँ जी, साइन रूल से आता है, लेकिन वो हमने ज्योमेट्री से भी तो कह सकते हैं कि दो साइड, दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर होंगे। अगर ये साइड 1 यूनिट है, ये साइड 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस से √2 होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8 सेंटीमीटर एंगल 45 है, ये साइड कितनी होगी, तो भाई ये तो 90 डिग्री है ना। अब ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, यानी कि 45 45 90 ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। गलती कर दी गरिमा आपने। अभी 45 डिग्री के सामने की अगर ये साइड 1 है तो 90 डिग्री के सामने की ये साइड कितनी होगी, √2। अगर √2 की वैल्यू सवाल में 8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8/√2। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी बच्चों, 8/√2, और 8/√2 का मतलब 4√2 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड होगी मेरे प्यारे भाई 4√2 सेंटीमीटर आएगी। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई। दो √2 नहीं आएगा, कम से कम 8 को तो √2 से भाग करना सीख लो। भाग भी नहीं आता तुम लोगों से, चले सरकारी नौकरी की तैयारी करने कचरा लोग हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा, इतनी शर्म भी नहीं है कि 8 को √2 से भाग दे सके, हैं बुढ़े हो गए। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, इस प्रकार से ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे ये एंगल 90 डिग्री का है दोस्त, 90 डिग्री का है भाई। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, बोलो ए बी सी। 30 60 90 सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्राइंगल में से है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, 30 60 90। अब समझो, आप इसको सैन रूल के नियम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाया भाई, ये 30 है, 90 तो 60 बचेगा। मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां से tan 30 डिग्री का मान कितना होगा स्टूडेंट, tan 30 डिग्री। मैं आपसे tan 30 डिग्री पूछूं तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री ने हमें बोला है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, जबकि tan 30 डिग्री का मतलब क्या है, ये एंगल 30 है, tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 30 डिग्री के सामने की साइड ए बी, 30 डिग्री के सामने की साइड ए बी, अभी ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है बीसी, यानी कि ए बी से बीसी का जो रेशियो वो 1:√3 होगा। ए बी से बीसी का रेशियो कितना है, 1:√3। ये रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि अगर साइड ए बी की लंबाई 1 यूनिट है तो बीसी की लंबाई कितनी आएगी, √3 यूनिट आएगी।
अगर ए बी की लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो बीसी की जो लेंथ है वो कितनी होगी, √3 यूनिट होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। रेशियो है इन दोनों का, रेशियो ए बी से बीसी का 1:3 होगा। यानी कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 डिग्री के सामने √3 होगा। छोटी बिल्कुल बात समझ में आई। तो पाइथागोरस से सर tan ही क्यों लिया? विश्व आपको tan पसंद नहीं आ रहा तो साइन ले लो, साइन पसंद नहीं कोसाइन ले लो, कोसाइन पसंद नहीं सेक ले लो। हर एक से रिजल्ट यही आने वाला है। विशु तुमने अपना नाम विशु ही क्यों रखा है? वक्षराज क्यों नहीं रखा तुमने अपना नाम है? बनराकस क्यों नहीं रखा? तो ऐसी चीजें ना पूछा करें। अब ना लेने को कुछ भी कर सकते भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, tan की वजह साइन कॉसेक कॉसेक कोसाइन कुछ भी लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। ऐसे डाउट मत पूछा करो ना रखा करो, स्टैंडर्ड शॉक रखा करो, स्टैंडर्ड डाउट रखा करो। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कितना आएगा? तो ये √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का अंडर आ गया मेरे प्यारे भी 2 यूनिट। यानी कि हमारे प्यारे स्टूडेंट ये जो आपका हाइपोटेनस है 2 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 30, 60, 90 डिग्री हैं तो उस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशियो फिक्स होता है। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा। तो साइड का रेशियो कितना होगा बच्चा पार्टी? 1:√3:2। आप बोलोगे जी सर। ये अपने मन में बिठा लो, जो आपकी बुद्धि भैंस जैसी बंद हो चुकी है उसमें बिठाओ कि 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 डिग्री के सामने √3 होगा, 90 डिग्री के सामने 2 होगा, है ना। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, ये साइड 7 सेंटीमीटर है, 7। तो बताओ ये साइड कितनी होगी और ये साइड कितनी होगी? जवाब दो भाई। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 60 डिग्री का होगा, 90 है। 30 डिग्री के सामने अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3, 90 के सामने 2। 30 डिग्री के सामने अगर गधा है तो 60 के सामने √3 गुणा गधा और 90 के सामने 2 गुणा गधा। 30 डिग्री के सामने 7 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, 7 का √3 गुना 7 √3। 90 के सामने दुगुना होगा, 7 का दुगुना 14, 14 आएगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। मैं आपसे कहता हूं कि ये एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है भाई, और ये साइड आपकी 15 सेंटीमीटर है, 15। तो मुझे बताओ ये कितनी होगी और हाइपोटेनस क्या होगा? जवाब दो। हाँ जी आकाश, कंसेप्ट बता रहा हूं ढंग से। तो आप कहोगे सर 30 डिग्री के सामने जब ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री बचेगा ऑटोमेटिकली। समझ लिया करो, हर चीज लिखी नहीं जाती है भाई। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने होगा √3। √3 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15/√3। और 15/√3 का मतलब 5√3 सेंटीमीटर। 15 को √3 से भाग नहीं दे सकते, तो ये साइड आएगी 5√3। 30 डिग्री के सामने 5√3 है तो 90 के सामने दुगुना आएगा 10√3। तो ये साइड आपकी होगी 10√3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे, सभी का आंसर आ रहा है। जिनका आंसर ना आए वो नजदीकी अस्पताल में जाने की कृपा करें। मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये जो साइड है आपकी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना होगा? जवाब दो, करो। यस अमित, 1 सेकंड में आपको बताना है बच्चे। ये 90 है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है भाई। ये 60 डिग्री का बचेगा। आप बोलोगे जी सर।
अगर 90 डिग्री के सामने 40 सेंटीमीटर है 2 यूनिट, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, तो पहले यही निकलेगा, है ना। 30 डिग्री के सामने, अगर 90 डिग्री के सामने 40 सेंटीमीटर 2 यूनिट है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट आएगा 20। 30 डिग्री के सामने अगर 20 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3 गुना 20 √3 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ होगी 20 √3 सेंटीमीटर होगी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई है। क्लियर है? 40 √3 बता रहा, कम वक्त है, हाइपोटेनस से बड़ी टांग लेग्स कर दे रहा है। नेक्स्ट, ये दूसरा स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल था मेरे प्यारे भाई। हम बात करेंगे थर्ड, तीसरे की। समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो सबसे रेयरली पेपर में आता है, इस पे सवाल नाम मात्र को आते हैं पेपर में, ठीक है जी। चलो दोस्त भाई, ये एंगल क्या है? 15 डिग्री का। ये 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर ये है 75 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 15 75 90। एबीसी इसका नामकरण मैंने कर दिया, एबीसी। अब ये 15 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये 75 डिग्री है स्टूडेंट्स, और ये 90 डिग्री है। 15 75 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, जो मर्जी आए आप वो लगा लो यहां पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 15 डिग्री का मान बताओ बच्चों, क्या होता है? tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो tan 15 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई, याद करवाया मैंने आपको, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 यही है tan 15 डिग्री की वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर है तो यही। और tan 15 डिग्री है क्या? tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। 15 डिग्री के सामने ए बी है, और ये आपका बेस आपका BC, ए बी बाई BC। आप बोलोगे जी सर, तो ए बी से BC का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वो ये आ गया। साइड का ही तो रेशियो है, यानी कि अगर ए बी की लंबाई √3 - 1 है, तो BC की लंबाई कितनी होगी? √3 + 1। अगर ए बी की जो लंबाई है √3 - 1 यूनिट है, √3 - 1 यूनिट है, तो BC की लंबाई कितनी होगी? BC की जो लेंथ होगी वो √3 + 1 यूनिट होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। AB की लंबाई अगर √3 - 1 यूनिट है, तो BC की लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट्स? √3 + 1 यूनिट होगी। क्लियर बच्चा पार्टी? मतलब 15 डिग्री के सामने अगर √3 - 1 है, तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1 होगा। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस कितना आएगा? पाइथागोरस से हाइपोटेनस आएगा सर, अब √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जिसरी आएगा, तो -2 √3 + 2 √3 तो कट जाएगा, 4 4 8, √8 आएगा। और √8 का मतलब 2 √2। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस कितना आएगा? पाइथागोरस से हाइपोटेनस आएगा मेरे प्यारे भाई 2 √2 यूनिट। क्लियर? बात समझ में आई? एक बच्चा पूछ रहा है सर एंगल का एंगल 20 70 का होगा तो क्या करेंगे? विशाल, 20 70 एंगल नहीं दिया जा सकता। वो आपको भारत सरकार में इंस्पेक्टर बना रहे हैं, कोई गूगल का CEO नहीं बना रहे, ठीक है। जैसी जॉब देंगे वैसा पैसा देंगे, वैसा सवाल पूछेंगे। SSC का जो पेपर है 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है मेंस में। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब बहुत ही निम्न स्तर का सवाल पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट या उससे कम में किया जा सके। ये फर्जी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, उनके लिए बहुत समय चाहिए। जितनी देर में आप SSC का पूरा पेपर सॉल्व करोगे, इतनी देर में IIT के ट्रिग्नोमेट्री के 5 सवाल सॉल्व होते हैं। तो क्या वो आपके पेपर में आ जाएंगे? नहीं आ सकते। समझ में आया? 20 70 ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, उसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स खरीद लीजिएगा। वो ऐसे अखबार जैसी आती है, थोड़ी मुड़ी हुई ना, जैसे पेपर आप खरीद रहे हो दैनिक जागरण अमर उजाला, वैसी आती है, उस पर सबके मान लिखे होते हैं। समझ में आया? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 15 75 90 हैं, तो 15 डिग्री के जो सामने की साइड होते वो √3 - 1 होते, √3 - 1 यूनिट। 75 डिग्री के सामने की साइड ऑब्वियसली बड़ी है 15 डिग्री से, तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट।
और 90 डिग्री के सामने की साइड होती, 90 डिग्री के सामने की साइड होते 2√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2√2। ठीक, यहां तक कोई परेशानी? तो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2, ये आएगा मेरे प्यारे भाई साइड का रेशियो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 15, 75, 90 है तो इसकी साइड्स का रेशियो क्या आएगा? √3 - 1, √3 + 1 एंड 2√2। √3 - 1, √3 + 1 एंड 2√2 मैंने आपको समझा दिया। तो तीनों स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। 45, 45, 90 साइड का रेशियो 1:1:√2। 30, 60, 90 साइड का, सबसे ज्यादा यही वाला राइट एंगल यूज होता है, इसलिए मैंने आपको इस पे एग्जांपल भी लिखा। 1:√3:2। 15, 75, 90 है तो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक सेकंड होल्ड करना भी आप लोग, एक कंसेप्ट मैंने आपको समझा, इस पे बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 1, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को चैप्टर पढ़ते हुए, परम आनंद की प्राप्ति होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। शुरू करते हैं जी, जवाब देंगे। ज्यादा सवाल नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। पूरा डिटेल्स में पढ़ाई ताकि दोबारा ना पढ़ना ना पड़े। बेटा बबुआ, अगर तुम मेरे पास भी आके ये बात कह रहे हो तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? अब कोई भगवान जी के मंदिर में जाके विष्णु जी से आने लगे, भगवान जी मुझे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगा दो अगर आपके बस में हो। देखो उस आदमी को शर्म नहीं आनी चाहिए है? मैं जो भी पढ़ाऊंगा संपूर्ण पढ़ाऊंगा, ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी ऐसी टुच्ची बातें करके मेरा दिल दिल दुखाते हो तुम है। श्राप दे दूंगा किसी दिन, तुम्हें विद्याहीन कर दूंगा एक श्राप देके। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। एक टावर की जो परछाई है वो उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। हाँ रासिक, तो आपसे पूछा है सूरज का एलिवेशन एंगल क्या होगा। सभी बच्चों ने सवाल का आंसर बता दिया है। 60 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है। कैसे होगा है भाई? कुछ बच्चे 30 डिग्री बता रहे हैं। नहीं, 60 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री होगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 30 डिग्री। कैसे समझाते हैं भाई? जैसे टावर है मेरे प्यारे भाई, ये है टावर। अब यहां मेरे दोस्तों आपका सूरज उग रहा है, यहां आपका सूरज भगवान है। ठीक है भाई, अब सूरज की जब किरणें आएंगी मेरे प्यारे भाई तो टावर से ऐसे टकराएंगी है भाई। तो ये टावर की वजह से जो किरणें जमीन पे यहां जाके लगेंगी। आप बोलोगे जी सर, यहां जाके जमीन पे किरणें टकराएंगी। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये जो लेंथ है, यहां तो सूरज की किरणें नहीं आ पाई, तो ये क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई? ये आपकी परछाई बन जाएगी, ये इस टावर की परछाई बन जाएगी। तो टावर बेसिकली इतना लंबा था और उसकी जो परछाई है वो ये बनेगी ब्लैक वाली। तो ये तो बोला कि जो छाया है वो ऊंचाई का √3 गुना है।
छाया जो ऊंचाई का √3 गुना, यानी कि टावर की ऊंचाई अगर 1 थी तो उसकी जो परछाई है वो टावर की ऊंचाई का √3 गुना, 1 का √3 गुना √3, तो परछाई की जो लंबाई है √3 है। आपसे पूछा है सूरज का एलिवेशन एंगल, तो यही तो सूरज का एलिवेशन एंगल आपसे पूछा है। आपको नहीं लगता कि 30 डिग्री का आएगा बच्चों? है 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो सूरज को जो एलिवेशन एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। अमित कह रहे हैं कैसे पता टावर 90 डिग्री पे है? वाह बेटे वाह। अरे भैया कोई टावर, मकान, दीवार, बिल्डिंग, ये जो खड़ी करते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे ही तो खड़ा करते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे जीरो लेवल का क्वेश्चन है, इससे नीचे नहीं होता, हद होती है। अब आदमी कमीना होता है? एक शब्द में इस्तेमाल नहीं करता हो, वो होता है मनुष्य जो आदमी होता है, और उसमें कोई सोचने का विषय छोड़ना है। कैसे आदमी है यार तुम लोग, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम में, है? पता ना कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो जी। 68 क्वेश्चन है इसमें, करो सवाल नंबर 2 और जल्दी जल्दी करा करो, भैंस बुद्धि हो, है बिल्कुल पढ़ चुके हो। द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री ऑफ हाइट 45 इज 15 √3। व्हाट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ सन? बिल्कुल सारे प्रीवियसर क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर सवाल, सबसे इजी सवाल है। 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15 √3 है, तो आपसे पूछा है सूरज का एलिवेशन एंगल, तो यहां पे सूरज का एलिवेशन एंगल होगा 60 डिग्री का। कैसे भाई? ये आपका मेरे दोस्तों पेड़ है, पेड़ की बन रही है छाया, छाया की लंबाई 15 √3 है, तो यहां रेशियो ले लो ना भाई। 15 से 45 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और √3 से 3 कितनी बार जाएगा? √3 बार जाएगा। ये रेशियो अगर मैं लूंगा 15 √3 से, अगर 15 √3 से 45 को काटू तो √3 टाइम्स जाएगा, √3, और ये आपका 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि पेड़ की ऊंचाई अगर √3 है, अगर पेड़ की ऊंचाई √3 है, तो इसकी छाया की जो लंबाई है वो कितनी? छाया की जो लंबाई है वो 1 है। तो सूरज का एलिवेशन एंगल, ये सूरज का एलिवेशन एंगल बनेगा कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री के सामने √3 होता है और 30 डिग्री के सामने 160 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 3 है। 10वीं क्लास में थोड़ा सा भी पढ़ लेते तो और भी काम आसान होता, अब भी मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है, ऊपर से देख सकती है, जो उससे 2.42 मीटर की दूरी पर है। सूरज का एलिवेशन एंगल बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब ये लड़की है, ये लड़की कितनी लंबी है? 1.2 मीटर लंबी है, ठीक है दोस्तों। यहां इसका माथा है, उसके माथे में आंख होंगी, तो ये जो लड़की है सूरज को देख सकती है 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से। तो ये दीवार है, ये दीवार कितनी लंबी है? ये दीवार 3.62 मीटर लंबी दीवार है। आप बोलोगे जी सर, और ये जो दीवार है, ये जो दीवार है वो लड़की से कितनी दूरी पर है? 2.42 मीटर की दूरी पर है। ये जो दीवार है उस लड़की से कितनी दूरी पर है? 2.42 मीटर की दूरी पर ये दीवार है, हैं? कुछ भैंस बुद्धियों को डाउट आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि दीवार सीधी खड़ी है? तो सरकार को भी डाउट आ रहा है तुम में कि जिसको नौकरी दे या ना दे, क्योंकि ये काम तो बर्बादी का ही करेगा, ठीक है। तो ये लड़की है मेरे दोस्तों, ये दीवार के ऊपर से सूरज को देख सकती है। यहां सूरज ये आ रहा है ना, इस प्रकार से। तो इस सूरज का एलिवेशन एंगल आपको बताना है। और ये जो दीवार है कितनी दूरी पर है लड़की से? 2.42 मीटर की दूरी पर है। करो कितने का है जल्दी से। बेसिक ही है रवि, बिल्कुल बेसिक ही है। तो आप इसको यहां पे आगे बढ़ाइएगा, ये आगे बढ़ा सकते हैं। 90 डिग्री का होगा, अपनी मर्जी से खींचा है मैंने। भाई अगर ये 1.2 है तो ये भी तो 1.2 ही होगा, ये भी तो 1.2 ही होगा। ये कितना बचेगा फिर? ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 3.62 में से 1.2 माइनस कर दो, 2.42 बचेगा। आप बोलोगे जी सर ये 2.42 बचेगा। ये पूरा 3.62 मीटर लंबी दीवार है, ये 1.2 है, माइनस करेंगे 2.42 बचेगा। ये 2.42 है तो ये भी 2.42 है।
बिल्कुल मैंने सीधी लाइन खींची, अब बताओ ये दोनों साइड बराबर आ रही है। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कितने का एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है। 45 45 90 बन गया। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। दोनों साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर होंगे 45 45 डिग्री के, तो सूरज का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री का है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये तीनों सबसे लो क्वालिटी के सवाल है जिनमें केवल आपको एलिवेशन एंगल बनाना बताना है। तो आप सीधा बता सकते हो केवल साइड का रेशियो चेक करके, तो आप साइड्स का रेशियो चेक किया करो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे वैरायटी को चेंज करते जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 4, ये करो जल्दी से, बोलो। गुरुजी बुक का सॉल्यूशन तगड़ा है, क्वेश्चन लगाने का मजा ही अलग है। अच्छा कलिंगराज, कौन सी वाली बुक की बात कर रहे हैं कलिंगराज जी आप? जी ये बताओ दोस्त। अब ये जो क्वेश्चन है, जब आप प्रीवियस ईयर में पेपर सॉल्व करेंगे सीपीओ का 2020 वाला, तो आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिखाई देंगे। करो। एक पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल, ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम दी मॉल। कुछ बच्चों की समस्या है कि वो सवाल को पढ़ के उसका चित्र ही नहीं बना पाते, ठीक है ना। वो धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी, इसके लिए कोई नियम कायदा कानून तो है नहीं संविधान की तरह। जैसे जैसे सवाल बोले उसको डायग्राम में डालने की कोशिश करो। एक आदमी मॉल के पास सड़क पे खड़ा है, मॉल से कितनी दूरी पर? आदमी 1215 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड, और वो मॉल के टॉप को देख सकता है सड़क से इन सच वे, इस प्रकार से। द टॉप ऑफ ट्री, ट्री का जो टॉप है, विच इज इन बिटवीन हिम एंड मॉल, जो मॉल और उस आदमी के बीच में है, वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ मॉल। वो मॉल के टॉप को मिलाने वाली जो लाइन ऑफ साइट है उस पर पड़ता है एग्जैक्टली। द पेड़ की हाइट 20 मीटर है, ठीक है, और ये 60 मीटर दूर है आदमी से। तो आपसे पूछा है मॉल की लंबाई कितनी है, ऑप्शन आपके सामने, मॉल की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। ये एक मॉल है, मुझे नहीं पता कैसा मॉल है। अब ये मॉल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, शॉपिंग मॉल, आप जाते रहते हो उसमें। मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है। कितनी दूरी पर आदमी खड़ा है? मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर एक आदमी यहां पे खड़ा है। अच्छा, इस सवाल में आदमी की लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। जो आदमी की लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो आदमी को 0 लंबाई का मान लो ऐसे। अब मेरे प्यारे भाई, ये आदमी है मेरे दोस्तों, यहां पर ये मॉल है, तो मॉल से हमने आदमी की आंख को इस प्रकार से मिलाया। तो सवाल में यह बोला गया है कि आदमी मॉल को देख सकता है एक पेड़ की चोटी से ऊपर, जो उसके और मॉल के बीच में है। तो उसके और मॉल के बीच में पेड़ है ना, पेड़ की चोटी से मेरे दोस्तों आदमी जो है इस मॉल को देख पा रहा है। आप बोलोगे जी सर ये जो पेड़ है, पेड़ की हाइट कितने? पेड़ की हाइट 20 मीटर है। आप बोलोगे जी सर। और ये जो पेड़ है वो आदमी से कितनी दूरी पर है? ये पेड़ आदमी से 60 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 60 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा है मॉल की हाइट क्या होगी, करो बच्चों मॉल की हाइट। तो पहले तो आपको इसका भाव समझ के चित्र बनाना था। आप मेरे प्यारे भाई यहां पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, पेड़ एकदम सीधे खड़े होते हैं, मॉल भी एकदम सीधा। दो राइट एंगल दिखाई दे रहे, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, दोनों में ही ये वाला एंगल सेम है थीटा। तो भैया टेन थीटा दोनों का सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों का बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर रेशियो बराबर होगा। भाई अगर यहां 60 है तो यहां 20 है, 1/3, 60 का 1/3 लिखा हुआ है 20, तो यहां भी 1215 का 1/3 होना चाहिए ना। 1215 का बटे 3 होना चाहिए, 1215 का बटे 3 करोगे 405। तो मॉल की जो हाइट होगी वो 405 मीटर है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, दोनों सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। यहां 20-60 क्या है? परपेंडिकुलर बेस पे कितना रेशियो? 1:3 का रेशियो। तो 405 और 1215 इनमें भी कितने का रेशियो है? 1:3 का रेशियो है, क्योंकि टेन थीटा दोनों के लिए सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए, जो ना समझे वो रोलो बैठ के, किसी काम के आदमी नहीं है वो एकदम। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 5,
जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। बिल्कुल अमरजीत भाई। जी मुझे विश्वास है आप लोगों ने सवाल कर दिया होगा, आसान क्वेश्चन है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है, और वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा एंगल बनाती है। यदि कॉस थीटा 5/13 है और दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी आप ज्ञात करेगा मेरे दोस्तों। तो समझिएगा, जैसे इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये दीवार है और दीवार के सहारे जो है ये सीढ़ी झुकी हुई है, और ये जो सीढ़ी है ये क्या है, ये बेस से कितना एंगल बनाते हैं, क्षैतिज भूमि का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो सीढ़ी है थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, दीवार का बेस है, इस सीढ़ी का टॉप है, इसकी जो हाइट है 18 मीटर है, ये 18 मीटर है। तो आपसे पूछा दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी, दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी मतलब आपको ये निकालना है। सवाल में बोला कॉस थीटा 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस। बेस क्या है जी 5, हाइपोटेनस कितना है बच्चों आपका 13। आप बोलोगे जी सर ये कॉस थीटा 5/13 है, तो कितना आ जाएगा 12। भैया 5 12 13 ट्रिपलेट याद करवाया है कि नहीं करवाया, 5 12 13 बोल दो। अरे अभी से बेसिक से ही तो बता रहा हूं, अरे कौन सा बेसिक चाहिए तुमको राक्षस है। 5 12 13 ट्रिपलेट नहीं याद करा, सीढ़ी खड़ी ना कर सकते दीवार के सहारे, इसमें कौन सा बेसिक आ गया। सीढ़ी तो खड़ी है दीवार पे थीटा एंगल पे, कचरा है। 12 की वैल्यू 18 मीटर है, 1.5 गुना। भाई इसमें कौन सा बेसिक है, और ये 5 का 1.5 गुना आ जाएगा 7.5 मीटर, 7.5। यह है सीढ़ी का आधार, ये रही दीवार है। दीवार से कितनी दूरी पर है सीढ़ी का आधार, 7.5 मीटर की दूरी पर है। 12 की वैल्यू 18, 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना 7.5 मीटर है। दीवार से सीढ़ी भी नहीं सटा सकते ये लोग हैं, और इस सरकारी नौकरी मांग रहे हैं सरकार से, शर्म नहीं आ रही इनको। अगला सवाल ही बताइएगा, सवाल नंबर 6। फिर से एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। दीवार के सहारे एक सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है कि ये आधार से कोण थीटा इस प्रकार बनाती है जैसे कि कोसेक थीटा बराबर 37/35। यदि सीढ़ी का जो पैर है वो दीवार से 10.8 मीटर दूर है, सीढ़ी का जो पैर है दीवार से इतनी दूरी पर है, तो उस बिंदु की हाइट बताइएगा जहां सीढ़ी का शीर्ष दीवार को छूता है। उस सीढ़ी की आप मेरे दोस्तों उस बिंदु की हाइट बताइए जहां सीढ़ी का जो टॉप है दीवार को छूता है, ठीक है। करो। अब दोस्त ये आपकी दीवार है, समझ में आप बोलोगे जी सर दिस इज द दीवार। अब दीवार के जो सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है,
ठीक है ना। तो ये दीवार के सहारे जो है इस प्रकार से ये हमने सीढ़ी टिका दी। क्लियर है। और सीढ़ी जो आधार से कोण थीटा बना रही है, ये सीढ़ी आधार से कितना एंगल बना रही है, एंगल ये थीटा बना रही है। आप बोलोगे जी सर ये कोण थीटा बन रहा है, इस प्रकार कि कौसेक थीटा 37/35 है। तो कौसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कौसेक थीटा होता है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। यानी कि हाइपोटीनस अगर 37 है तो आपका परपेंडिकुलर जो है 35 है। ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो को मैं सर्कल में बंद कर देता हूं भाई। अगर ये 37 है 35 है तो ये कितना आएगा 12, कि 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अब बोला है सीढ़ी का जो पैर है दीवार से 10.8 मीटर की दूरी पर है। ये रहा सीढ़ी का पैर, ये दीवार से कितनी दूरी पर है 10.8। नहीं कि सवाल में 12 की वैल्यू ही 10.8 मीटर दी हुई है। कितने गुना, 12 निम्मा 108.9 गुना। तो आपसे पूछा उस बिंदु की हाइट बताओ जहां सीढ़ी का शीर्ष दीवार को छूता है। तो सीढ़ी का शीर्ष दीवार को यहां पे छू रहा है, तो इस पॉइंट की हाइट क्या है, जमीन से कितनी हाइट है इस पॉइंट की 35। तो 35 की वैल्यू आपसे पूछे, ये भी 0.9 गुना आएगी। तो 27 और 4.5 यानी कि 31.5 मीटर, 31.5 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आ गया। मुझे लगता है सारे भाइयों को ये बात समझ में आ गई होगी, अगर उनमें बुद्धि होगी तो। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 7 है, जवाब दो करो। प्रीवियसर क्वेश्चन ये विशाल इशारे। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 110√3 मीटर हाई, व्हाट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बहुत ही बेसिक सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक, क्या आपके दिमाग में सवाल आ चुका है, जवाब दीजिएगा। देखिए बिना चित्र के भी दिमाग में सवाल किया जा सकता है। 30 डिग्री के सामने अगर 110√3 है तो ये 330 मीटर, ये ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा बिना कलम उठाए, अगर आप में बुद्धि है तो। ठीक, अब मेरे दोस्तों समतल भूमि पर किसी पॉइंट पी से एक मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। ये एक मीनार है, एक टावर है। टावर कितना ऊंचा है, 110√3 मीटर ऊंचा है, 110√3 मीटर ऊंचा। अब जमीन पर एक पॉइंट पी है, जमीन पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी से ये टावर है मीनार। मीनार के जो टॉप है, मीनार का टॉप है ये, मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। तो मीनार के टॉप का ये एलिवेशन एंगल 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। मीनार 110√3 मीटर ऊंची है, तो आपसे पूछा है मीनार के फुट, ये मीनार का फुट हो गया। मीनार का फुट से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस बताना है, जवाब दो। आप नहीं कर सकते, अगर 30 डिग्री के सामने 110√3 है तो ये होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 60 डिग्री के सामने 110√3 का भी √3 गुना होगा, यानी कि 330 मीटर। √3 गुना √3 3 होता है, 330 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, 30 60 90 पे स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 8, जवाब दो। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये 2021 के मेंस का है। करेंगे। एन पर्सन 1.8 मीटर टॉल is 30√3 meter away from a tower. If the angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree, then what is the height of tower? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक आदमी है जो कि 1.8 मीटर लंबा है, इस 30√3 मीटर अवे फ्रॉम टावर, एक टावर से 30√3 मीटर की दूरी पर है। तो भाई एक आदमी है, इस आदमी की लंबाई कितनी है, 1.8 मीटर है। अब एक टावर है, जाहिर सी बात है टावर तो आदमी से बड़ा ही होगा ना। ये जो आदमी है टावर से कितनी दूरी पर है, ये आदमी टावर से 30√3 मीटर की दूरी पर है, 30√3 मीटर की दूरी पर है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन
फ्रॉम इस आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यदि सवाल में यह बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इस आई, उसकी आंख से, उसकी आंख ये होगी, उसकी आंख से टावर के टॉप के, टावर का टॉप है, उसकी आंख से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो भाई ये टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री होता है। एलिवेशन एंगल का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये एंगल आपको 30 डिग्री बोला। आदमी की आंख से टावर के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा है टावर की हाइट, जवाब दो बच्चों। क्या नहीं कर सकते? अब देखो मेंस में ऐसे सवाल आ रहे हैं, अगर ये लेंथ 30√3 है तो ये लेंथ भी तो 30√3 होगी, सेम ही तो लेंथ है, पैरेलल एक दूसरे के है भाई। ये 90 है, ये 60 है। 60 डिग्री के सामने अगर 30√3 है तो 30 डिग्री के सामने तो 30 होगा ना। 60 डिग्री के सामने अगर √3 यूनिट है तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा ना। 60 डिग्री के सामने 30√3 है तो 30 के सामने लेंथ 30 आ जाएगी। अगर आदमी 1.8 मीटर लंबा, ये लेंथ 1.8 है तो ये भी तो लेंथ 1.8 होगी। तो इस टावर की टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 30 में 1.8 जोड़ेंगे, 31.8 मीटर टावर की हाइट आएगी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कर पाओगे ना? कर पाओगे? सभी बच्चे इस सवाल को कर पा रहे हैं दोस्त, वेरी गुड। सवाल है आपके सामने अगला, 9 नंबर बच्चों जवाब दो, क्या आंसर है इस सवाल का? करेंगे। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 158 मीटर लॉन्ग। किसी पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर है, ठीक है, और यह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा है पतंग की ऊंचाई कितनी है, मान ले कि डोर ढीली नहीं है। क्या आप कर पाएंगे डायरेक्ट दिमाग में बिना कलम उठाए? तो यानी कि 79 इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, बिना कलम उठाए। अब जैसे मेरे दोस्तों ये पतंग आप उड़ा रहे हो, है ना, ये पतंग है जिसको आप उड़ा रहे हो, तो पतंग जमीन से उतनी ऊंचाई पर उड़ रही है।
पतंग उड़ेगी किससे? डोर से। अभी तो डोर आपको दी हुई है 158 मीटर लंबी डोरी से उड़ रही है, यहां पे आप पतंग उड़ा रहे हो, और ये जो डोरी है 36 से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मुझे पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई तो आपको बताना है, क्या नहीं बता सकते? है भाई, 90 डिग्री के सामने अगर 158 यूनिट है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा? 90 के सामने 2 है तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो 158 का आधा 79 मीटर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 2 से आपको केवल डिवाइड करना था। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 10, ये जवाब दो बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। बोला पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, कितनी? 138 मीटर की हाइट पर। ठीक है, और ये स्ट्रिंग से जो है अटैच है, ये धागे से मांझे से जुड़ी हुई है 45 डिग्री के एंगल पे। तो आपसे पूछा अप्रोक्स लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों, इसकी धागे की अप्रोक्स लंबाई। तो ये मेरे दोस्तों यहां पे समझिएगा, बिल्कुल बेसिक सवाल है। आप ये पतंग उड़ा रहे हो धागे में बांध के, और ये जो पतंग है जमीन से कितनी हाइट पर उड़ रही है? 138 मीटर की हाइट पर ये उड़ रही है भाई, और ये 36 से 45 डिग्री पर झुके मांझे से उड़ रही है। तो ये जो मांझा है जमीन से कितनी एंगल पे है? 45 डिग्री पर, मांझे की लंबाई। तो आप जानते हैं 45 डिग्री के सामने अगर 138 है तो 90 के सामने हो जाएगा 138√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 138√2। और आप जानते हैं कि √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 1.414 होती है, 1.414। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, बात समझ में आ गई। और √3 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, 1.732। आप बोलोगे तो √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो पहले जो है एग्जामिनर क्या होता था कि 138√2 यही आंसर होता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जब से टीसीएस आया तो आपसे गुणा करके पूछता है। तो 138 की √2 यानी कि 1.414 में गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? तो ऑप्शन काफी नजदीक नजदीक है, आपको एग्जैक्ट गुणा करके देखनी पड़ेगी। कुछ बच्चे 193 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 194 बता रहे हैं, क्योंकि यहां पे 193, 194, 195 हैं, तो आपको यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट गुणा करके बतानी पड़ेगी। 1.414 लेके बताइए ना, हद है। देखे दोस्त, 1.4 इंटू ये 114, तो पहले ना मैं 1.4 में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 138 की 1.4 में। 14 अट्ठे 112 का 2 हासिल 11, 14 तिया 42 और 11 53 3, हाँ 14 कम 14 है और 5 19, ये 193.2 आएगा। मैंने किस में गुणा कर लिए? मैंने गुणा कर लिए 1.4 में, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 1.4 प्लस 0.14, यही लिख सकता हूं ना। अब इसमें मेरे दोस्तों 1.932 आपका और ऐड हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्स इसमें 2 ऐड और करेंगे तो 195। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, अप्रोक्स 195। अरे यूनिट डिजिट नहीं काम करेगा भाई, यूनिट डिजिट कैसे काम कर जाएगा यहां पे? हद है, आंसर अप्रोक्स है। √2 √3 की जो वैल्यू वो एग्जैक्ट थोड़ा निकाल सकते हैं, अप्रोक्स निकालेंगे, हद होती है। 138 की 1.414 में गुणा करेंगे 195 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यूनिट डिजिट नहीं लगता यहां पर। हद होती है भाई, कैसे बालक है पता नहीं। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 11, जवाब देंगे जल्दी से। 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है, और ये जो डोरी है वो 60 डिग्री के एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से। आपसे पूछा डोरी की लंबाई क्या होगी? तो 120 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रही है मेरे प्यारे भाई, ये पतंग है जो कितनी हाइट पर उड़ रही है? 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और ये पतंग डोरी से जुड़ी है, जो डोरी कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो मेरे दोस्तों जो डोरी है 60 डिग्री का एंगल बना रही है क्षैतिज से। डोरी की लंबाई आपको बतानी, मीटर में क्या होगी डोरी की लंबाई? करो जल्दी से। 90 डिग्री है, डोरी की लंबाई आपको बतानी। 60 डिग्री के सामने क्या होता है? √3। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 के सामने 2। 90 के सामने 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, √3 की वैल्यू 120 मीटर है। अगर √3 की वैल्यू 120 है
तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 120/√3, 40√3। 120 को √3 से भाग दोगे 40√3 आएगा, 40√3 की 2 में गुणा करेंगे 80√3 मीटर। तो डोरी की जो लंबाई है वो 80√3 मीटर होगी। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी भाइयों को ये बात समझ में आ गई है। अगला सवाल लेंगे। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनको दिमाग में भी किया जा सकता है बिना चित्र बनाए। ये करेंगे। अगला सवाल 12 नंबर, बताइए जल्दी से। करो स्टूडेंट्स। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इसको दिमाग में करने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट पी है लेवल ग्राउंड पे, टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री है। द पॉइंट पी की टावर के फुट से जो डिस्टेंस है 510 है। तो टावर की हाइट का 50% आपसे पूछा है, तो 510/√3 और उसका भी बटे 2 करना है, ठीक है ना। तो 510 तो √3 से आप जब इसको काटेंगे तो 17√3 और गुणा 5, 85√3 इस सवाल का आंसर आएगा, सी ऑप्शन। कितने बच्चे मेंटली कर पाए दिमाग में? सही बच्चों का आंसर है। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका 50% यानी कि आधा करना है, 85√3 आएगा। ठीक है जी, कर लीजिएगा। 12-13 सेम ही क्वेश्चन डल गया गलती से। ये बताओ 14 नंबर फटाफट। 14वां भी आप खुद से ट्राई करिएगा दोस्तों। चलो 14वां मैं आपको बताता हूं, करो। एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इसके साथ धागा जुड़ा हुआ जो सीधा तना हुआ है, समतल भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है धागे की लंबाई। तो इसको भी आप कर ही लोगे, ये तो ऐसा ही है सवाल ना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं, चिंता मत करो। हाँ, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पेपर जिस हिसाब से आ रहा है उससे पढ़ने वालों को घाटा है, हर कोई सवाल कर ले रहा है, एग्जामिनर को थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहिए था। हाँ सुमित, मैं भी ये मानता हूं कि एग्जामिनर को थोड़ा पेपर अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। द टॉप्स ऑफ टू प्लेसेस ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 30.5 मीटर आर कनेक्टेड बाई ए वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर। बहुत ही अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करेगा। दो खंबे हैं, दो खंबे, एक 18 मीटर ऊंचा है और एक 30.5 मीटर ऊंचा है। दो खंबे का 18 मीटर ऊंचा है, 30.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इन दोनों खंभों के जो शीर्ष एक तार से जुड़े हैं। भाई ये जो दोनों खंभों के जो शीर्ष हैं, एक वायर एक तार से जुड़े हैं। आप बोलोगे जी सर, तार क्षैतिज से 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जो तार है ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल से तार 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे पूछिए इस तार की लंबाई क्या है, जवाब दो। तार की लंबाई आपसे पूछिए, क्या आप नहीं कर सकते दिमाग में? भाई अगर ये 18 है तो ये भी तो 18 होगा, अगर ये 18 है तो ये भी तो 18 होगा। तो कितना बचेगा, 12.5। 30.5 में से 18 माइनस करेंगे, 12.5 आएगा। आप बोलोगे जी सर, बोला है तार की लंबाई अगर 30 डिग्री के सामने 12.5 है तो ये तो 90 है, तो 90 के सामने कितना होगा, 12.5 का दुगुना 25 मीटर, तो 25 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल में अगर ये पूछा होता कि दोनों टावर्स के बीच की दूरी बताओ, तो दोनों टावर के बीच की दूरी भी निकाल सकते हो। 30 डिग्री के सामने 12.5 तो 60 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा, 12.5√3। तो दोनों टावर के बीच की जो दूरी होगी वो 12.5√3 मीटर होगी। ये भी कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 16। जी ये बताइएगा जल्दी से, करो स्टूडेंट्स। 10th में भी था ये। जी बच्चों, ये जो सवाल है 2017 के मेंस के पेपर में आया था। अब देखो मेंस में भी ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना। अब इनको हर कोई बच्चा कर लेता है। सवाल यह है कि दो
दो बिल्डिंग्स हैं, दो भवन है जिनकी ऊंचाई 53 और 117 है, 117 मीटर। इनके टॉप्स के बीच की जो दूरी है वो 136 मीटर, इनके टॉप्स के बीच की दूरी, शीर्षों के बीच की दूरी। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। अच्छा वैभव, तो दो बिल्डिंग्स है मेरे प्यारे भाई, है ना, एक की हाइट जो है वो कितनी है 53 मीटर, दूसरे की हाइट कितनी है, तो आप कहोगे सर दूसरी बिल्डिंग की हाइट है 117 मीटर, आप बोलोगे हाँ जी सर। और दोनों बिल्डिंग्स के जो टॉप्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 136 मीटर है, 136 मीटर। आपसे पूछा दोनों भवनों की, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना। ये दोनों बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बीच की दूरी का क्या मतलब है, ये डिस्टेंस है ना, ये दोनों बिल्डिंग्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये वाली, ये जो ब्लैक है। तो भाई ये 53 है तो ये भी 53 होगी ना, अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा इसके सामने का, ये कितना बचा 117 में से 53 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4 है भाई, और 11 में से मेरे दोस्तों 5 गया 6, 64। आप बोलोगे जी सर 64 आ जाएगा, 7 में 11 में से 5 गया 6, 64। तो स्टूडेंट्स आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, ये कैसे आएगा जवाब दीजिएगा। 136 से 64, तो आप कहोगे सर ये किससे कट रहा है, 8 से, 8 से कट रहा है 17 बार, ये 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों 8 बार, ये आ जाएगा 15। 8 15 17 ट्रिपलेट है। बेसिकली मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 से गुणा भी करनी होगी तो 120, तो 15 अट्ठे 120 मीटर इस सवाल का आंसर है। यहाँ पे 8 15, हाँ थीटा की जरूरत नहीं है स्नेहा, यहाँ पे ट्रिपलेट लग रहा है बेटा, 8 15 17 का, उसका 8 टाइम्स कर दिया, 8 अट्ठू 64, 17 अट्ठे 136, तो कितना आ जाएगा 15 अट्ठे 120। इतने बेसिक सवाल भी परीक्षा में आते हैं, बच्चे इनको भी नहीं कर पाते। ये भी इसमें बच्चों को बेसिक चाहिए ना इसमें। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 17 नंबर जी, इसका जवाब दीजिएगा क्या आंसर है, कौन करेगा, और फटाफट जवाब दो, एंगल की जरूरत है ही नहीं पवन यहां पर, करेंगे। अब पीडीएफ अपलोड करवा देंगे दीपक।
आया? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेपर का पूछा हुआ अभी रिसेंट का प्रीवियस क्वेश्चन है, करो। ए पोल 23 मीटर लॉन्ग reaches a window which is 3 √5 मीटर above the ground on one side of street। एक 23 मीटर लंबा एक खंबा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3 √5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। तो मेरे दोस्तों खंबा है, कितना मीटर लंबा खंबा है? 23 मीटर लंबा खंबा है। ये जो खंबा एक खिड़की है जो गली की एक तरफ स्थित है, 3 √5 मीटर की ऊंचाई पर वहां तक पहुंचता है। तो सुनो भाई, ये सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो गई गली, ये आपकी गली है, ठीक। तो इस गली में 3 √5 मीटर की हाइट पर एक खिड़की है, तो यहां पे खिड़की है जहां से उनके दीदार होते हैं। तो एक खंबा है 23 मीटर लंबा। आप बोलोगे जी सर, तो ये जो खंबा है यहां तक पहुंचता है, 23 मीटर लंबा खंबा इस खिड़की तक पहुंचता है। अब खंबे के फुट को समान बिंदु पर रखते हुए, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, एक खंबे का फुट हो गया, खंबे के फुट को सेम पॉइंट पे रखना, डिस्टर्ब नहीं करना। इस खंबे को टर्न किया कर दिया जाता है स्ट्रीट, सड़क के किनारे पर दूसरी साइड में, जिससे कि अब वो 4 √15 मीटर हाइट बिल्डिंग पे पहुंचता है, हाई खिड़की पे पहुंचता है। तो मेरे दोस्तों मैंने क्या किया इस बारी कि ये जो पोल है इसके फुट को चेंज नहीं करा, इसको सेम रखा और इस फुट को यहां से मोड़ के दूसरी तरफ लगा दिया मैंने, ठीक है जी। और अब जो है मेरे प्यारे भाई, यही जो खंबा है वो 4 √15 मीटर हाई जो है विंडो पर पहुंचता है। आप बोलोगे जी सर ये भी 23 है, ये भी 23 है। तो आपसे पूछा है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई आपको निकालना है, तो आपको ये लेंथ निकालनी है। जवाब दीजिएगा कैसे करेंगे। तो आपके सामने बेसिकली दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बन गए भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये वाला है, आप बोलोगे आंसर। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है। तो दोनों में आपको लगानी पाइथागोरस थ्योरम। कोई एंगल वेंगल तो दिया नहीं है, पाइथागोरस लगाओ। इस वाले राइट एंगल में लगाओगे √23 का स्क्वायर 529 माइनस 3 √5 का स्क्वायर 9 पंजे 45। तो 529 में से 45 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 52 में 4 गया 48, 484। तो 484 का अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 22। तो ये लेंथ 22 मीटर आ गई। यहां पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों, यहां पे ये 23 है, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 √15 का स्क्वायर, 4 √15 का स्क्वायर 240। तो 529 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी 289। 9 बार में हाँ 289, 289 का अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 17। तो ये पाइथागोरस से आई 22 आ गई 17। तो टोटल सड़क की चौड़ाई कितनी आएगी 22 + 17 39। तो 39 इस क्वेश्चन का आंसर था, सी ऑप्शन। और ये 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट प्री का। और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे सवाल करने पड़ेंगे। आगे चलेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां पर 18 बच्चों। जवाब दीजिएगा कौन करेगा। बिल्कुल है वाइकिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू के पेपर में आया था बच्चों 2018 में, सीपीयू 19 में। बहुत अच्छा पेपर था सीपीयू 2019 का, अगर आपने कभी प्रीवियस सॉल्व किया हो तो, ठीक है ना। ये एक टाइप की थ्योरम भी है ना, 10वीं में हम ये थ्योरम याद भी करते थे, मैं आपको समझाऊंगा आज। ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए रोड विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। एक खंबा है जो सड़क पे खड़ा है वर्टिकली, ये सड़क जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, उत्तर दक्षिण दिशा में सड़क जाती है। पियर क्यू 2 पॉइंट हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पोल, पोल के नॉर्थ में, इस प्रकार से कि पी क्यू बराबर बी है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल ऑफ द टॉप ऑफ पोल एट पी एंड क्यू आर अल्फा बीटा। पी और क्यू से, है ना, पी और क्यू दोनों पॉइंट से खंबे के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फा बीटा है। तो आपसे पूछा खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो ये जो डायरेक्शन है आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, कोई मतलब नहीं। ये खंबा है मेरे दोस्त, खंबा, मुझे नहीं पता इस खंबे की ऊंचाई क्या है, मैंने मान ली खंबे की जो ऊंचाई है वो h है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, खंबे की जो ऊंचाई है वो h है।
अब ये मेरे दोस्तों खंबे, ये एक सड़क जा रही है सड़क। अब इस सड़क पर दो पॉइंट है पी और क्यू, दो पॉइंट है पी और क्यू। पहले पी का जिक्र करा है, बाद में क्यू का जिक्र करा है, तो पी को हम नजदीक लेंगे, क्यू को हम दूर लेंगे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। जिस पॉइंट का जिक्र पहले होगा वो हम नजदीक लेंगे, जिस पॉइंट का जिक्र बाद में होगा उसे हम दूर लेंगे। तो इस ये खंबा है, इसकी हाइट मान ली मैंने, सड़क है, सड़क पे दो पॉइंट है पी और क्यू, और पी और क्यू से खंबे के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है पी से अल्फा है, और क्यू से खंबे के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो बीटा है। आप बोलोगे जी सर। सवाल बोला पीक्यू की जो लंबाई है बी है, तो ये जो पीक्यू की लंबाई स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में बी बोली है। पीक्यू की जो लंबाई है वो सवाल में आपको कितनी बोली है? बी बोली है। ठीक। तो आपसे पूछा खंबे की ऊंचाई, हाइट आपसे पूछिए, जवाब दो दोस्त। इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, छोटा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर ये लेंथ थीटा है, ये आपका एच है, तो बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? जवाब दो, बोलो। थीटा के सामने अगर एच है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी होगी। तो आप कहोगे सर ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस पर रिलेशन क्या बताता है? टेन। तो अगर मैं ऐसे टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा आएगा आपका परपेंडिकुलर बटे बेस, ना, लंब बटे आधार। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क जो आएगा वो आएगा टेन थीटा इधर, एच बटे टेन थीटा, एच बटे टेन थीटा का मतलब एच कॉट थीटा। ये जो लेंथ होगी मेरे प्यारे भी एच कॉट थीटा होगी। इसे ध्यान रखो हमेशा कि अगर आपको राइट, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने की लेंथ दी हुई है, थीटा के सामने की लेंथ दी हुई है, तो थीटा से जो सटी हुई लेंथ होती है वो हमेशा एच कॉट थीटा होता है। अगर थीटा के सामने की लेंथ आपको दी हुई है तो थीटा से जो सटी हुई लेंथ है वो एच कॉट थीटा होती है। एक चीज और कहूंगा मेरे दोस्तों, अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, 90 के सामने ये वाली लेंथ दी है आपको ए, तब बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये याद करने वाली चीज है मेरे दोस्तों। बचपन में आपने सीखा है कि यहाँ पे 10 कोट लगा के आ जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम खराब होगा। 90 के सामने अगर ये ए है तो थीटा से जो सटी हुई साइड होती है, 90 के सामने हाइपोटिनस अगर ए है वो ए कॉस थीटा होगी, थीटा की जो सामने की साइड होगी वो ए साइन थीटा होगी। अगर आपको 90 डिग्री के सामने हाइपोटिनस दिया हो, 90 डिग्री के सामने हाइपोटिनस दिया हुआ है, तो थीटा से जो सटी हुई साइड होगी वो ए कॉस थीटा होगी, थीटा के जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा ए साइन थीटा होगी। तो यहां भी इस चीज का इस्तेमाल करिए। आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन आपके सामने यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल। छोटा वाला देखो, एल्फा के सामने एच है, तो एल्फा से सटी हुई ये लेंथ कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर ये एच कॉट एल्फा होगी। बड़ा बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो स्टूडेंट, सब बड़ा वाला बाहर वाला राइट एंगल ट्राइंगल, बीटा के सामने एच है, तो बीटा से सटी हुई साइड क्या होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे सर बीटा से सटी हुई साइड होगी एच कोट बीटा, एच कोट बीटा होगा। तो एच कोट बीटा में से एच कोट एल्फा माइनस करेंगे, तो जब घटाओगे एच कोट बीटा, एच तो कॉमन ही आ जाएगा, एच कोट बीटा माइनस एच कोट एल्फा, ये कितना आएगा दोस्तों? ये बी तो बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? बी आएगा। आप बोलोगे जी सर। तो एच की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो होगी पी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा। तो टावर की जो हाइट होगी वो बी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा होगी। डी ऑप्शन आंसर है। आप इसको एक फॉर्मूले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी पवन। तितली कह रहे हैं ये तो वेक्टर में भी है सर, तितली ऐसे वेक्टर वेक्टर शब्द इस्तेमाल ना करा करो, हमारे बच्चे डर जाते हैं, बेचारे सीधे सीधे आदमी है, जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं कर पाते, तो वेक्टर वेक्टर बोलोगी तो क्या हाल होगा उनका। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? विशाल कह रहे एंगल नहीं दिया है सर। अरे एंगल दिया तो है अल्फा बीटा, और कौन सा एंगल दे तुमको? समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन? ये बताओ जल्दी से।
बिल्कुल चांद से आरती। उतार लो ये। अरे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो भाई, एंगल बीटा है, ये बीटा के सामने एच है, बीटा के सामने एच दिया तो बीटा से सटी हुई साइड एच कोट बीटा नहीं आएगी। ठीक। हद है, ये कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, कंसेप्ट क्यों बताया, मुंह फुकाने को बताया है ये। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, बाकी कल करेंगे। आज ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कराया 20, कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है जी। प्री के सवाल थे, प्री में इतने ही आसान आते हैं। चलो दोस्तों, बाय।